गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं यूनिट 4 आपको समझाऊंगी और यूनिट 5 जो है आपका वो भी इसी वीडियो में मैं खत्म कर दूंगी। फिर आपके जो 9 स्मार्ट पॉइंट्स थे वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो की ट्रिक्स अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको 9 स्मार्ट पॉइंट्स बताए थे यूनिट 1, 2 एंड 3 के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अपने थॉट्स शेयर करें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे की बहुत सारी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करती हूँ। यूनिट 4 जिसमें परफॉर्मेंस एंड कॉम्पनसेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसमें 9 स्मार्ट पॉइंट्स जो हैं उसकी पहली ट्रिक रहने वाली है मॉक पीपीटी आप। ओके, अब देखो, मॉक टेस्ट तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, तो मॉक से मॉक याद रख लेना, ठीक है। के साइलेंट है, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं साइलेंट, वैसे ही के वर्ड साइलेंट है। एमओसी से मॉक याद रख लेना। पीपीटी आप लोग बहुत बनाते होगे, जब आप लोग कॉलेज में आए तो आप लोगों ने पीपीटी, तो आप इससे तो वाकिफ हो ही रहे होगे, प्रेजेंटेशन एंड ऑल से, ठीक है। थर्ड आपका जो ये रहेगा आप यानी एएपी, वो आप लोगों ने अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ चैनल, तो उसमें आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज दिखती होंगी, ठीक है। तो उसमें एक पार्टी है जिसका नाम है आप, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा एएपी। ओके, तो मॉक पीपीटी आप से आप याद रख लेना। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप ये समझो कि मैनेजमेंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि मैं इसको एमबीओ से आपको समझाऊंगी, क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बोलना, और टाइम भी हमारे पास कम है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं इसको डिटेल में, ठीक है। एमबीओ का मतलब क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर क्लियर गोल सेट करते हैं। मीन्स वो जो आप लोग समझते हो ना, एक फ्रेंडशिप जो होती है वो 2 साइडेड होती है, कभी भी 1 साइडेड नहीं होती। तो एक पर्सन है वो क्या करेगा, आपको होमवर्क करके देगा, चैट जीपीटी करके देगा, और दूसरा पर्सन जो है उसको लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइडेड। अगर एक पर्सन है सिर्फ चैट जीपीटी कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको नहीं लिख रहा है, तो ये 1 साइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर जो होगा और एम्प्लॉय जो होगा, ये दोनों साथ में ही काम करेंगे। अगर इन दोनों के बीच का जो लाइफ साइकिल है, जो साइकिल है, वो अगर चेंज हो जाएगा तो कंपनी जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि दोनों के बीच में अगर क्योस होंगे तो मैनेजर भी एक तरह का एम्प्लॉय ही है कंपनी का। अगर इन दोनों में क्योसेस हुए तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे उसका इंटरेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ता है। अब देखो गाइज, यहाँ पे ना 2 चीज़ें निकल के आती हैं। आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि जहाँ पे फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल होंगे, उसमें एक आता होगा प्रिंसिपल जिसमें है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स टू अथॉरिटी, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको अच्छे से निभाएगा तो वो अपना काम आगे बढ़ा सकता है और उसको कोई बर्डन नहीं पड़ेगा वहाँ पे। अगर लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को हमें मिलती है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थोप दी गई ना एम्प्लॉय पे, तो वो ओवर बर्डन फील करेगा फिर, ठीक है। वो अपना काम किसी से शेयर नहीं कर पाएगा और वो ओवर बर्डन की वजह से यहाँ पे जो लेबर टर्नओवर वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है, वो कंपनी को छोड़ सकता है। यही रीजन होते हैं कि एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आ जाएगा कि अथॉरिटी की, अगर जितनी अथॉरिटी जो पावर है एक तरह से, अगर वो एम्प्लॉय को दे दी जाती है, तो पावर अगर ज्यादा होगी तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज जो है कंपनी के वो ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो उसके मन में एक टाइम पे आ जाता है, लस्ट आ जाता है कि हाँ मुझे इनसे काम करवाना है और मैं खुद बैठ के आराम से ऐश करूं, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये आ जाता है। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन सब इंक्लूड होता है, ठीक है। अब सेकंड वाले पॉइंट में इसमें है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है वो देखो, परफॉर्मेंस को प्री डिफाइंड टारगेट्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। इससे एम्प्लॉय को क्लियर होता है कि उसे क्या अचीव करना है और फेयर और अनबाइस्ड इवैल्यूएशन पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखो, कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होना चाहिए कि कंपनी को क्या क्या काम करना है। पहले छोटे छोटे टारगेट्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ताकि वो अपना काम टाइमली पूरा कर सके और उसे ये क्लियर हो कि मुझे क्या काम करना है, और वो जो गैप होता है ना खाली बैठने का, वो ना हो। अब थर्ड वाले पॉइंट में क्या है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें रेगुलर फीडबैक दिया जाता है और एम्प्लॉय अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसे इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इससे क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय है, उससे गलती तो देखो इंसान से ही होती है, ठीक है। अगर उससे कोई गलती हो रही है तो वो अपने डेविएशंस को करेक्ट करेगा कि मेरे मुझसे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो वो उसको करेक्ट करेगा, प्रॉपर प्लान बनाएगा। अगर वो बार बार फीडबैक देगा तो दूसरे पर्सन को भी समझ में आएगा कि उसकी कहाँ गलती हो रही है, तो वो भी उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बताया है कि, अब देखो इसमें क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में क्या बताया है कि एम्प्लॉय के वर्क को ना सिस्टमैटिकली मेजर किया जाता है। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए बेस मिलता है। देखो, हर एक कंपनी के स्वॉट एनालिसिस होते हैं। आप अच्छी तरह से इसकी जानकारी आप रखते होंगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में आप लोगों को 12th में पढ़ाया जाता है स्वॉट एनालिसिस के बारे में अच्छे से। स्वॉट एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट, ठीक है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकतें हैं कंपनी में, वो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उससे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि कहाँ मैं उसको यूज कर सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है, किस किस फील्ड में यूज कर सकता हूँ। एंड अगर आप बात करेंगे वीकनेसेस की, तो आपका जो कंपटीटर होता है ना मार्केट में, आप उसको देखते हैं और उसके बेस पे आपके जो खतरे होते हैं कंपनी के लिए, वो आप उसको अच्छे से भांप लेते हैं पहले से ही, सो दैट आप क्या करते हैं, आगे चल के उसकी तैयारी पहले से करके रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखो, इसमें क्या लिखा है कि प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। प्रमोशन एंड ट्रांसफर वाले पॉइंट में क्या है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंप्लॉइज को प्रमोशन या ट्रांसफर दिया जाता है, ठीक है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो वो उसको रिवॉर्ड देगा कंपनी का ऑनर, ठीक है, या फिर जो उससे हायर पोजीशन पे है वो उसको क्या करेगा, रिवॉर्ड देगा, उसको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये करियर ग्रोथ और जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को भी स्किल्ड इंप्लॉइज मिलते हैं, ठीक है। इससे ये बेनिफिट्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या है, ट्रांसपेरेंसी इन अप्रेजल।
इसमें क्या होता है, अप्रेजल सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए, बायस और फेवरेटिज्म को अवॉइड किया जाता है इसमें, और ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है इससे। अब देखो गाइज, किसी भी कंपनी में जो जेंडर बेसिस जो बायसनेस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बेसिस हो गया, कॉम्प्लेक्शन बेसिस हो गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसके टैलेंट के बेसिस पर, और वहाँ पे कोई उसको रोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखो, दैट इज अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन। इसमें क्या है, एम्प्लॉयज को सैलरी के अलावा इंसेंटिव्स, बोनस और फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये मोटिवेशन और रिटेंशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखो, अप्राइजल बेस्ड रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड और इंसेंटिव एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिए जाते हैं। हाई परफॉर्मर को एनकरेज किया जाता है, मेरिट बेस्ड सिस्टम डेवलप होता है इससे। ठीक है, अब इससे क्या बेनिफिट है, वो मोटिवेट होगा आगे काम करने के लिए, और बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी, और इससे क्या होगा, हाई परफॉर्मर को जब एनकरेज किया जाएगा तो मेरिट बेस्ड सिस्टम डेवलप होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखो, परफॉर्मेंस लिंकेज। इसमें क्या है कि इंप्लॉय का परफॉर्मेंस डायरेक्टली उसके कंपनसेशन से लिंक्ड होता है। अगर बेटर परफॉर्मेंस होगा तो उसकी सैलरी हाई होगी, बोनस और बेनिफिट्स उसको दिए जाएंगे। इससे इंप्लॉय को क्या होगा, एनकरेज होगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, अब गाइज मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो फोर्थ वाली यूनिट है ये थोड़ी सी डिटेल में है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊं, तो अगर हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए गाइज बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी, क्योंकि फोर्थ यूनिट थोड़ी सी समझने लायक है, वो आपको समझना है। ठीक है, तो तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर।